नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हम एक तरफ तो कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हैं, बुरी तरह से पीड़ित हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में हैं। सरकारें स्वीकार करें, आईसीएमआर माने अथवा ना माने, हालात हम सबके समक्ष विद्यमान हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का बहुत ही गंभीर संकट है और ये संकट हम खुद भी महसूस कर रहे हैं, दूसरी एजेंसी से भी ये संकट हमारे समक्ष आ रहा है। आपने पिछली बार कहा था कि आप इस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर सुझाव देने के लिए। मैं समझना चाहता हूं कि एक तो हम खड़े कहाँ पे हैं आर्थिक मामलों में, कोरोना के मामले पे कहाँ खड़े हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब हमारे समक्ष क्या आने वाला है आगे। ब्रजेश जी, आपके जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, इस पर निश्चित रूप से हम सबको मानना होगा कि जहाँ तक इन्फेक्शन का प्रश्न है, ये अब इन्फेक्शन बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचता जा रहा है। लेकिन इसका एक पैरामीटर ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप उसकी रिकवरी रेट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के आधार पर, भारतवर्ष में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी लेवल हो, चाहे कारण हो, चाहे हमने बचपन में जो हम लोग गांव में जो है ज़मीन पर खेले हों या जो इस प्रकार के हमारे वैक्सीन लगे हों, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इम्यूनिटी बेटर होने के कारण रिकवरी बेटर हो रही है। इसलिए जहां तक इसका प्रश्न है कि अगर ये कितना तेज़ी से फैलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये फैलेगा और हो सकता है, और हमें और आपको सबको हो चुका, जितने पैनल में बैठे हैं सबको हो चुका हो और होके खत्म भी हो गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें जो मोर्टेलिटी है उस पर ज़्यादा हमें चिंतन करना है। आपका क्या नुकसान कर दिया है? तो मोर्टेलिटी कम से कम हो। नहीं, बद्दुआ नहीं रहा ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं कि इसमें क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केस ऐसा है, मैंने इसमें काफी स्टडी किया है, हर पूरी स्टडी को देखो, एसिम्प्टोमेटिक किसी में भी हो सकता है, ये ऐसा निकाल के देखेंगे तो। और इसी तरह इसीलिए वहां यूएस में, और अभी 2 दिन पहले मैंने इसको बहुत तेजी से टेकअप किया, तो आईसीएमआर ने एडवाइजरी यूपी गवर्नमेंट को भेजी भी है कि आप आईजीजी टेस्टिंग कराएं। आईजीजी जो एलिसा टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप या आपके चैनल में जितने लोग बैठे हैं किसकी इम्यूनिटी किस लेवल की हो गई है, और उनको अगर हो चुका है तो अगर वो ठीक हो चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां तक इसका प्रश्न है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोरोना फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है। जहां तक आपका इकोनॉमी का प्रश्न है, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी जो स्टेट गवर्नमेंट के सामने आई है आईसीएमआर से परसों, उस पे स्टेट गवर्नमेंट गंभीर चिंतन करके उसके हिसाब से आईजीजी किट्स लगा के जल्दी से जल्दी जितना इसका लेंगे तो लोगों का भय बाहर निकलेगा। जहां तक उसका प्रश्न है इकोनॉमी का, मूडी रेटिंग का प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स इस तरह की होती हैं जिसमें कंट्री कोई अपना जो लोन्स लेता है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसका जनरल सेंटिमेंट जज करता है। हाँ, निश्चित रूप से आज के जो स्टेटमेंट है जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है नेगेटिव आउटलुक, नेगेटिव आउटलुक जो BA3 से 2 पे लाके नेगेटिव आउटलुक मोदी ने किया है, जो रेटिंग एजेंसीज ने, वो चिंता का प्रश्न है। देखिए अभी S&P ग्लोबल रेटिंग्स होती है, फिच रेटिंग्स होती है, ये सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, तीन ही मान्य है। फिच रेटिंग और S&P रेटिंग्स भी अभी धीरे धीरे करके बात को बोलेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि पूरा तीन ही दुनिया की मान्य रेटिंग्स है, मूडीज है, S&P और फिच है, तो इस जन सामान्य के लिए जानना जरूरी है। लेकिन आप उसको अगर आज देखें तो ये रेटिंग लो हुई, लेकिन इंडिया में सेंसेक्स अप हो गया, इंडिया में निफ्टी आज अप हो गई। तो ग्राउंड सेंटिमेंट्स जो है वो जनरल ओवरऑल सेंटिमेंट क्या वो किस ओर बढ़ेंगे, ये रेटिंग्स पे हम अर्थव्यवस्था को अपलिफ्ट कैसे करें, उसे पटरी पर कैसे लाएं, सामने आएंगे। आपके पास इसके कोई सुझाव हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको 2-3 फिगर्स आपके संज्ञान के लिए रखना चाहूंगा। हमारे पूरे देश का बजट था 34 लाख करोड़, 30,42,000 करोड़ था, उसमें 26 लाख करोड़ का कमिटेड एक्सपेंडिचर है। हमारा रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था 22,45,000 करोड़, वो 2 महीने में कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो एक तो ये तय करना पड़ेगा, ये इस पे खुले दिल से चर्चा हो। जो मैंने पहले भी कहा था, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स डेवलपमेंटल वर्क्स के हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सबको पोस्टपोन करके अपना जो जितना संसाधन हमारे पास है उसको बेहतरी के साथ डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को देने के बाद में। साहब देखिए, ये मैं उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नई बहुत सी सरकारी भवन बनने शुरू हो रहे होंगे,
मैं तो कई विभागों में इस तरह के काम हो सकते हैं जिसमें कि अभी वो जड़ से शुरू होंगे, 20% तक आएंगे। तो ऐसे कार्य जो कि 70-80% हो चुके हैं उसको पूरा करा लें। बाकी कामों में जो 0 से 30 लेवल के हैं उनके एक्सपेंडिचर्स को रीअप्रोप्रिएट करें, और उससे जो कैपिटल जो बचता है उस कैपिटल का प्रयोग, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू साइड में जब पैसे ही नहीं है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कहीं से तो बजट लाना पड़ेगा। तो आपको बजटरी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी सरकारों को, नंबर 1। नंबर 2, जो बात जो आप कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इंटेंट बहुत अच्छी है। आपने कहा कि अभी हमारे सभी लोग कह रहे थे, प्रवक्ता जितने भी थे आपके चैनल पे हैं, कि हम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन 3 लाख करोड़ की बात हुई थी, उस 3 लाख करोड़ में ग्राउंड पे कितना बैंक से कर्जा डिसबर्स हो गया, इस फिगर पे शायद मेरी ये फिगर मैं आज तो ढूंढता रहा, मुझे तो कहीं पूरे गूगल पे दिखाई नहीं दी कि ये फिगर कितना डिसबर्स हो गया। तो रियलिटी केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसबर्स कर दिया, पर एक्चुअली में बैंकों ने डिसबर्स नहीं किया ना। चाह रहा हूं, मैंने नोएडा साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए प्लीज, सरकार तो इंटेंट दे सकती है, सरकार ने एक फैसिलिटी विंडो दिया, लेकिन ये भी अध्ययन करना पड़ेगा हम सबको कि लोगों ने उसको कर्जे को क्यों नहीं लिया। अगर मान लीजिए मैंने नोएडा के एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से बात की तो कहते थे साहब हम कर्जा क्यों लें, वैसी गर्दन हमारी फंसी हुई है। अगर मान लीजिए मैं 7-8% पे कर्जा लूंगा, प्रोसेसिंग चार्जेस आज भी बैंक 1% ले रहा है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मान लीजिए जो भी चीजें हुई हैं, जो इंटेंट हुई हैं, जो चीजें की घोषणा है, उसका एक मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से ग्राउंड पे हो जाना चाहिए। ऑलराइट सर, मैं सिद्धार्थ कलश जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। कितना हो गया है? ओके, दीपक सिंघल जी, इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ तो पटरी पर लाएं? हमारे पास इमीडिएट कुछ करने के लिए सुझाव हैं आपके पास? देखिए, इमीडिएट के लिए जहां तक ब्रजेश जी का प्रश्न है, इसका इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही है कि जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं उनको इमीडिएट डायरेक्ट रिलीफ मिलना। डायरेक्ट रिलीफ मिलने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं देखिए, 2 डिसिप्लिन होते हैं, एक फिस्कल और एक होता है मॉनेटरी। अगर यहाँ तक भी अगर फिस्कल साइड को जो हैंडलिंग है, अगर आप जैसे बात ये हो रही है, तो फिस्कल साइड में आपको सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, मॉनेटरी साइड से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बैंकिंग सिस्टम से सपोर्ट नहीं निकलेगा। अगर आप फिस्कल सपोर्ट देखें तो 1.5% ऑफ जीडीपी इंडिया में, अगर लाइक टू लाइक अमेरिका से कंपेयर करें तो 1.5% 1.25% से जीडीपी से ऊपर सपोर्ट नहीं है। अब फिस्कल सपोर्ट तभी बढ़ सकती है जबकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने बजट्स को रीप्रायोरिटाइज करें। उसको रीप्रायोरिटाइज करके लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो, लोगों की डिमांड क्रिएट हो, लोग अपना सामान खरीदने की साइकिल वापस क्रिएट। यही मैं बार-बार मैं तो विजय जी आपसे साफ कह रहा हूं कि मैं इशू फ्लैग कर रहा हूं, आप इस बात पे डिबेट करा दें एक बार सरकार के, किसी भी सरकार की तरफ से, कि कितने प्रोजेक्ट सरेंडर हुए हैं, उनकी लिस्ट कौन कौन सी है, कितने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट सरेंडर हो गए और उनको किस जगह रीअप्रोप्रिएट कर दिया। तो यही अगर लिस्ट पब्लिक हो जाएगी तो उससे काफी लोगों को राहत मिल जाएगी साहब, कि आपके हम लोग का सबका मन सही है कि भाई हम उसको वास्तव में धरती पर चीजों को उतारना चाहते हैं। मेरा ये आपसे निवेदन है कि, और दूसरा ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अनावश्यक एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस फ्रंट्स खत्म करना चाहिए। तीसरी चीजें जो हैं, जो इसके बारे में जो कहा था कि अगर मान लीजिए आपको मॉनेटरी साइड में भी सपोर्ट करना है तो उसका क्रियान्वयन करने का आपसे और सवाल है, ठोस ये जो हमारे पास उतारने का ग्राउंड गवर्नेंस का प्रोग्राम होना चाहिए। अगर नहीं उतरता है, ये फावड़ा चलाने वाले मजदूर नहीं है, ये सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं जो दूसरे प्रांतों से हमारे भाई बहन लौटे हैं। हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास मनरेगा के अलावा तो कोई योजना है नहीं जहां पर हम इन्हें काम दें, और ये स्किल्ड लोग हैं। देखिए, मनरेगा जो है, मनरेगा का जो सोल्यूशन है, मनरेगा कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। मनरेगा इज ए डिस्ट्रेस कि जब आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो उस तरह के सिस्टम को हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह जो इस समय बहुत काम भी आ रहा है, लेकिन ये जो स्किल्ड लेबर को अभी तक करना पड़ेगा, जबकि एक आदमी को पकड़ के एक ब्लॉक पे आपको 2 इंडस्ट्री लानी पड़ेंगी किसी भी तरह। और मैं कह रहा हूं फिर से सोशो इकोनॉमिक मॉडल लाना पड़ेगा। खाली इकोनॉमिक मॉडल से देश नहीं चलेगा। सोशो इकोनॉमिक का मतलब यह है कि सरकार को भी, जैसे देखिए एक तरह से पब्लिक सेक्टर तो खत्म ही हो रहे हैं, हो सकता है आपको पब्लिक सेक्टर सपोर्ट देनी पड़े ब्लॉक लेवल पर, और वहां पर सरकार के इन्वेस्टमेंट से चलवाएं उसे, भले ही प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। हमें गांव की ओर, गांधी जी का रास्ता वाला वो वाला जो बात थी, चलो गांव की ओर, चलो ब्लॉक की ओर, उस ओर लाना पड़ेगा। और सर, आजादी के बाद हर ब्लॉक पे एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए ना, किसी तरह एक भी सरकार खड़ी कराए, पकड़ के खड़ाए किसी लोगों से।
ऑल राइट सर, सिद्धार्थ कलंश जी को मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में। देखिए साहब,